नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर का एक सेशन लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 24 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी स्टेट के अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर करंट अफेयर तो पूछा ही जाना है। और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अपन करंट अफेयर का 360 डिग्री व्यू देखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस क्लास से बाहर मिलेगा आपको। कंप्लीट क्वेश्चन आपको इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का लेवल जो भी रखे आपको उसके अंदर बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि अपन इसके अंदर बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी फैक्ट बनते हैं सारे फैक्ट अपन यहाँ पर तसल्ली से देखेंगे। अपन को वैसे कहीं भागना करना नहीं है। यहाँ पर हो सकता है क्लास 20 मिनट की जगह 25 मिनट की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाए, आपसे बातें नहीं की जाए, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से धार दो, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ो। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला बायोबिटुमिन राजमार्ग है, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत का पहला बायोबिटुमिन राजमार्ग बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, NH44 पर। कब? कहां पर? NH44 पर। NH44 पर एक बाईपास बनाया गया है, ठीक है। बाईपास कहां से कहां तक? नागपुर से मानसर तक ये बाईपास बना है। और इस बाईपास का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी है। भाई यहां पर नीतीश गडकरी नहीं है, नितिन गडकरी है। टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, यहां पर नहीं कर देना। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भारत के पहले बायोबिटुमिन राजमार्ग का उद्घाटन किया है जो कि NH44 पर नागपुर से मानसर बाईपास के रूप में बना है, ठीक है। जब इसका उद्घाटन किया गया तो उन्होंने एक चीज बोली। उन्होंने बोली भाई जो डामर की सड़क होती है उससे 40% तक ये अधिक मजबूत होगी और इसके अंदर 15% तक बायोबिटुमिन का प्रयोग किया जाएगा। अब ये बायोबिटुमिन क्या है सर? अपन कृषि करते हैं, अपन फसल उगाते हैं, उन फसलों से जो अवशेष बचता है, ऐसा चारा या ऐसी भूसी जिसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं, वो एक अवशेष के रूप में अपन जिसको वेस्ट मैटर के रूप में फेंक देते हैं, उसका प्रयोग करके ये सड़क बनाई गई है। इसलिए ये भारत की पहली बायोबिटुमिन सड़क है। वैसे सड़क में आपको पता है डामर का प्रयोग करते हैं, और इस सड़क का निर्माण करने के बाद उन्होंने बोला है कि ये डामर से 40% तक तो अधिक मजबूत है, और इसके अंदर हमने 15% तक किसका प्रयोग किया है? बायोबिटुमिन का प्रयोग किया है। बायोबिटुमिन किसको बोलते हैं मैंने बता दिया है। बिटुमिन का एक ऐसा रूप होता है, डामर का एक ऐसा रूप जिसके अंदर क्या करते हैं, जो फसलों के अवशेष होते हैं उनसे उसका निर्माण किया जाता है। NH44 पर नागपुर से मानसर बाईपास बनाया गया है। अब इसका निर्माण किसने किया है? एक तो जो अपना भारत का केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, और इसके अलावा एक बायोटेक, देखो बिटुमिन से बन रही है तो एक बायोटेक फर्म है, उसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इन दोनों के तत्वाधान से भारत का पहला बायोबिटुमिन राजमार्ग बनकर तैयार हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, जिसको IJC शॉर्ट में बोला जाता है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं मदन लोकुर, न्यायमूर्ति मदन लोकुर, ठीक है। यहां पर इनकी कई जगह पर नाम ऐसा भी लिखा था इनका, मदन बी लोकुर, तो आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति मदन लोकुर है। और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका कार्यकाल कितना रहेगा इस पद पर, यह इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल 4 वर्षों का रहेगा। कितना? 4 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये IJC है क्या? तो ये IJC एक संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी न्याय प्रणाली है, और ये संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र की न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने का, न्यायपालिका को जवाबदेही बनाने का कार्य करती है। और ये इनका इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष इनका बनाया गया है न्यायमूर्ति मदन लोकुर, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। 6 वर्ष तक ये न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था। 2018 के अंदर ये 31 दिसंबर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे, और वर्तमान में इनको एक नया कार्य सौंपा गया है। वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 2015 में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई भारत है वो 2025 के अंदर ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अंदर ये जूनियर शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ISSF होते हैं उसके अंदर जूनियर सीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस शब्द को आप हाईलाइट कर लेना। 2025 के अंदर जो जूनियर ISSF होने वाली है, जो शूटिंग की एक विश्व कप होता है शूटिंग का, उसकी मेजबानी भारत करेगा,
ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, राइफल, पिस्टल, शॉटगन के माध्यम से इस प्रतियोगिता को पूर्ण करवाया जाता है। निशानेबाजी की एक प्रतियोगिता होती है जिसको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है वो इस बार कंडक्ट करवाएगा। कौन कंडक्ट करवाएगा? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। मैं जो भी यहाँ पर फैक्ट बोल रहा हूँ उसमें से बहुत कम फैक्ट यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि इसकी जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसके अंदर तो इससे भी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझ लो और एक बार उसको पीडीएफ को पढ़ लो, उसके बाद ताउमर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर मैंने इतनी सरल भाषा में लिखा है, अगर आपका मानसिक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी आपको चीज़ें याद नहीं रहती है कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, फिर भी आप समझ लोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2025 का ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप है वो भारत के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये भारत के अंदर होने वाला 9वां ISSF है। कौन सा? आज तक 9 ISSF हो चुके, 8 हो चुके हैं और 9वां ये है ISSF, लेकिन पहला जूनियर विश्व कप है, इसीलिए मैंने बोला था जूनियर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी तक भारत ने कितने ISSF शूटिंग विश्व कप की मेजबानी की है, तो आपको उसमें आंसर देना 9। कितने? 9। लेकिन आपसे ऐसा पूछ ले कितने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी की है, तो ये भारत का पहला ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, भारत ने कब कब किया है और कौन कौन से विश्व कप की मेजबानी की, वो सारी डिटेल उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हम तो सर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें तो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, मेंस में चीजें लिखनी है, तो आप वहां से देख लेना। हाल ही में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भाई ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है कि भाई हाल ही में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है वो उसे किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। कई बार क्या करता है, थोड़ी क्वेश्चन की भाषा को क्लिष्ट करने के लिए इसके अंदर ये जो सम्मान दिया गया एग्जैक्ट इस सम्मान का नाम लिख देते हैं कुवैत की जगह। आपसे ऐसा पूछ ले ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया, फिर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अच्छा ये कुवैत का शीर्ष सम्मान है, ये मोदी जी को दिया गया था, क्योंकि आपने पढ़ा है कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। लेकिन इस सम्मान का आप नाम याद रखना, क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये इसका नाम है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है वो कुवैत किसको देती है? भाई कुवैत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो कुवैत किन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को देती है। ठीक है, ये जो सम्मान है उसको कुवैत एक नाइटहुड मित्रता के रूप में देखता है। ठीक है, यानी एक दोस्त को देता है ये हमेशा, जो उसका अच्छा दोस्त होगा, उसका खास दोस्त होगा, उसको ये सम्मान देता है। ठीक है, यानी जो अलग अलग राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं और जो अलग अलग विदेशी राजघराने हैं उनके जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उनकी अगर दोस्ती उस देश के साथ सही है, अच्छी दोस्ती है, तो उनको ये दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार मोदी जी को दे दिया गया है। इससे पहले बिल क्लिंटन को आप जानते हो, बिल क्लिंटन को ये मिल चुका है, जॉर्ज ब्रूस को मिल चुका है, प्रिंस चार्ल्स है उसको भी ये मिल चुका है। तो ये सम्मान बड़े बड़े व्यक्तियों को आज तक दिया जा चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर किसी सम्मान को, देखिए सम्मान तो बड़ा ही होता है, कोई सा भी सम्मान हो बड़ा ही होता है, लेकिन अगर वो किसी बड़े व्यक्ति को दिया जाता है तो उस सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिल क्लिंटन, जॉर्ज ब्रूस, प्रिंस चार्ल्स और इसमें एक नाम और जोड़ लो, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके अलावा एक नोट लगा के एक चीज याद कर लेना, अभी तक मैं आज की बात कर रहा हूं 24 दिसंबर 2024 तक मोदी जी को 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। अब अगर कोई मिले तो इसकी संख्या को आगे कर देना 21, 22, 23, 24, लेकिन आज तक 24 दिसंबर 2024 तक मोदी जी को 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? किसने जीता भाई? भारत ने जीता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारत ने पहली बार जीता है। फर्स्ट टाइम भारत ने क्या जीता है? अंडर 19 महिला T20 एशिया कप। ठीक है, ये कुआलालंपुर के अंदर हो रहा था और ये पहला ही अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप है जो कि भारत ने जीता है। भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 41 रन से हराया था। ठीक है, तो रनर अप आप ध्यान रखना बांग्लादेश है, बांग्लादेश को 41 रन से भारत ने हराया था। भारत की तरफ से गोगड़ी त्रिशा ने 52 रन की वो शानदार पारी खेली थी, और आयुषी शुक्ला जो भारत की अंडर 19 के अंदर बहुत ही शानदार गेंदबाज है, 3 विकेट लिए थे महत्वपूर्ण। ठीक है, और कैप्टन कौन है?
क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर अभी एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर एक वॉलीबॉल की टीम ने चैंपियन वो खिताब जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उसके अंदर उस टीम के कप्तान का नाम पूछ लिए, बताइए कप्तान कौन था। तो आप बाकी बोर्डों में भी पूछा जा सकता है, इंडिया जीके में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अंडर 19 महिला T20 एशिया कप भारत की टीम ने जीता था, उस भारत की टीम की कप्तान थी निक्की प्रसाद। कौन थी? निक्की प्रसाद कप्तान थी। गोगड़ी तीर्था ने सर्वाधिक 52 रन मारे थे, आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट लिए थे। बांग्लादेश को 41 रन से हराया था। कुआलालंपुर के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, इसका फाइनल हुआ था और भारत ने पहली बार क्या जीता है? अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ISFR 2023, अभी आपको पता होना चाहिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई थी। और वैसे तो ये प्रति 2 वर्ष के बाद में आती है, इस बार थोड़ी लेट हो गई थी, 2023 की आई थी। अगर जियोग्राफी किसी भी एग्जाम के अंदर एज ए सब्जेक्ट है तो उसके अंदर यहां से क्वेश्चन फंसने की बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि ये अपडेटेड डाटा होते हैं। पुराने क्वेश्चन कितने पूछे जाए, फिर क्या होता है क्वेश्चनों का रिपीटेशन ज्यादा होने लग जाता है, तो नए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको 2 क्लास दूंगा। उसके अंदर एक तो अपन भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ेंगे, दूसरा उस स्थिति रिपोर्ट के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है उसको भी अपन अलग से जानेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो स्टेट PCS RS का एग्जाम है वो 2 फरवरी को है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन अलग से उस क्लास को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति रिपोर्ट का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने यहाँ पर आज आपको कवर करवाऊंगा। क्या है? ISFR 2023 में भारत में वन क्षेत्र का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? इस क्वेश्चन की भाषा को एक बार समझना आप। टोटल विस्तार नहीं पूछा है, विस्तार कितना हुआ है, बड़ा कितना है, कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो 1445 वर्ग किलोमीटर पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट के अंदर वृद्धि हुई है। कितनी? 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वैसे अगर टोटल वन एवं वृक्ष आवरण देखा जाए, टोटल वनावरण और वृक्ष आवरण को देखा जाए तो इस रिपोर्ट में लिखा था 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर टोटल वन एवं वृक्ष आवरण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वन प्लस वृक्ष आवरण। देखिए ये तो करंट की क्लास है, तो अपन इसको, ये वनावरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है, किस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन हो गए तो वनावरण में आएगा, कितने प्रतिशत वृक्ष हो गए तो वृक्ष आवरण में आएगा, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक शब्दावली अपन जानेंगे। ठीक है, आपको एक बार के लिए फैक्चुअल चीजें ध्यान रखनी है। वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है? तो 25.17%। ये मैं समझाऊंगा क्या है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो उसमें से 25.17% क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण है। ठीक है, वैसे बात की जाए तो 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, इसमें वनावरण के अंदर तो 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण के अंदर 1299 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो वनावरण बोल रहा हूं, एक वृक्षावरण बोल रहा हूं। इन दोनों के अलग अलग डाटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, वनावरण के अंदर तो 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण के अंदर 1299 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1299 वर्ग किलोमीटर। लो यार, ये इधर ये लो। ठीक है, 1299 ध्यान रखना आप। 156 और 1299 को जब आप ऐड करोगे तो ये 1445 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2021 के अंदर हुई थी, मैंने बोला था 2 साल से होती है। ठीक है, तो 2021 से अब तक कुल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। उस विस्तार शब्द को आप पकड़ लेना। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन जो सर्वेक्षण है उसके द्वारा सैटेलाइट से जो डाटा आते हैं उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 2 वर्ष में प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वनावरण में वृद्धि भी अलग से पूछी जा सकती है 156 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि अलग से पूछी जा सकती है 1299 वर्ग किलोमीटर। टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ है। वन प्लस वृक्षावरण का टोटल क्षेत्रफल 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। प्रति 2 वर्ष के अंदर ये रिपोर्ट
जारी करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भाई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किनको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। इन्होंने उन्नत चिकित्सा देखभाल के अंदर बहुत ही शानदार काम किया है, इसके चलते इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, क्या क्या काम किया है? एक तो इन्होंने जो स्वदेशी टीके हैं, अपने देश के जो टीके हैं, जीनोम अनुक्रमण, और मैंने एक दिन करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, आपको याद नहीं लेकिन मुझे याद है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? मैंने आपको बताया था। मैंने ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखा था कि भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक्स तैयार हुई है, वो कौन सी है? तो मैंने बताया था नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, तो जो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, जीनोम अनुक्रमण है, स्वदेशी टीके हो गए, इन सभी क्षेत्रों के अंदर नवाचार का कार्य किया है, और इन क्षेत्रों में जो नवाचार हुए हैं उन पर वैज्ञानिक तौर से इन्होंने प्रकाश डालने का कार्य किया है, जिसके चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी, जिसको APVS बोला जाता है, उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? किसको? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी है, उन्होंने मानवता के हेतु बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, मानवता के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य किए। मानवता के कौन कौन से कार्य मैं आपको बताऊंगा, और अवार्ड का नाम आपको ध्यान रखना है, किसने दिया है? एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। कौन सा अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, ये अभी इनकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी हैं, वो जगत गुरु कृपालु परिषद है उसकी नेता है। किसकी? JKP जिसको बोलते हैं, जगत गुरु कृपालु परिषद, उसकी नेता है, और इन्होंने अलग अलग मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है, और इनसे लाखों लोग भी प्रभावित हुए हैं, जैसे लोगों की पीड़ा को कम करना, लोगों के जीवन को सशक्त बनाना। उससे क्या होता है? भावी पीढ़ियों की आशा की किरण बढ़ती है, भावी पीढ़ियों के अंदर आशा की किरण बढ़ती है कि भाई अपन भी अपने कोई समस्या आए तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सुदृढ़ सशक्त बना सकते हैं, इन सभी पर ये काम करती है। जगत गुरु कृपालु परिषद की एक नेता है, नाम है डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, मानवता हेतु इन्होंने असाधारण कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये था भाई 24 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की। एक बार आप है ना करंट कहीं से और से पढ़ना, आज का करंट अफेयर, और आप देखोगे अपनी जो क्लास के अंदर क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ना मेरी क्लास में फालतू की बातें होगी, अपन सीधा कंटेंट की बात करेंगे। चाहे मेरी क्लास आधे घंटे की जगह 20 मिनट की हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 20 मिनट हो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बच्चे को एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर तो टाइम पास करवा रहे हैं। ठीक, तो टाइम पास करवाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं यही चाहता हूँ, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, आपका भी टाइम खराब हो रहा है। आजकल इस जमाने के अंदर, औद्योगिक दौर के अंदर, ठीक है, आर्थिक दौर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। पैसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। हर किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसीलिए मैं डेली 20 से 25 मिनट के अंदर पूरे करंट अफेयर को अच्छे से कवर करवा देता हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ कि जल्दी जल्दी के अंदर इसको कवर करवा दिया जाए। आपको पता होगा मैं एक एक चीज को 2-3 बार लूप पे लगा के रिपीट करता हूँ ताकि बच्चे को क्लास में ही याद हो जाए। वैसे ये मेरी आदत है नहीं, मुझे आपके लिए बनानी पड़ती है, वरना मैं क्या करता हूँ ऑफलाइन क्लास के अंदर तो सीधा सीधा है, जो बताया समझ लिया, बात खत्म। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि बच्चे को याद हो जाए। और हर कोई आप जितना होशियार नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा हट मत लेना कि सर बार बार क्यों करवा रहे हैं। हर आदमी की स्थिति अलग अलग होती है, और एक टीचर का काम तो ये होता है कि अपने से जो भी पढ़े, चाहे उसकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, उसको चाहे याद हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, चाहे कोई टैलेंटेड बंदा हो, लेकिन सबको समान रूप से याद होना चाहिए, तो पढ़ाने में सार है। वरना जो टैलेंटेड है वो तो अपना आप कहीं से पढ़ लेगा, और उसको तो इतना है भी, वो तो 2x पे देखेगा। ठीक है, तो अपनी डेली क्लास होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप कमेंट नहीं करते हो, कोई मेरे से दुश्मनी है, कोई गिला शिकवा है, तो साफ साफ बताओ ना कि सर आपसे ये दिक्कत है। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, अगर पूरी देखते हो, यहाँ तक देखे गए हो, तो एक अच्छा सा कमेंट करके तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, इस क्लास की PDF ये नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। आप मैसेज कर देना कि सर की जो करंट अफेयर की क्लासेज होती है उनके हमें PDF चाहिए। डेली की डेली क्लास के बाद में आपको PDF मिल जाएगी सिस्टमेटिक तरीके से, मंथली भी दे देंगे, वीकली भी दे देंगे, पुरानी लेनी है तो वो भी भेज देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। इस नंबर पर आप तो मैसेज कर देना।
ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर आपका दिमाग में अगर कोई भी चीज़ चल रही है, आप हमें कोई भी चीज़ बताना चाहते हो तो आप मैसेज कर देना। बाकी यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं और अपने करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो केवल क्वेश्चन की मैं एक पीपीटी बना के यहाँ पर भी डालता हूँ, तो इसको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।